हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी में। तो कैसे हो आप लोग सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सभी जुड़ जाइए आप लोग, चलिए आ जाइए, ठीक है। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूं, जब भी आप लोगों का पेपर हो एनटीपीसी का, इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप करना ना भूले अपना पेपर, ठीक है, अपने क्वेश्चंस। आप लोगों को मैं बता दूं दोस्तों, दोपहर 1 बजे क्लास होती है अनअकैडमी पर, बिल्कुल फ्री क्लास होती है। आप लोग इसको बिल्कुल भी मिस ना करें। यहाँ पर साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम लोग करते हैं दोपहर 1 बजे डेली। यहाँ पर आप लोगों को आपकी रैंक भी मिलती है, तो आप लोग इसको ज्वाइन करके देखिए। जब आप लोग पूरी क्लास अटेंड करोगे तो आप लोग को कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए हैं उसके बेसिस पे आप लोगों को रैंक भी मिलेगी, है ना। तो बहुत शानदार ये क्लास होती है। तो क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करें दोस्तों, वहां पर मेरा नाम सर्च करें नीरज जांगड़, मुझे फॉलो कर ले। यहाँ पर स्पेशल क्लासेज में आप लोगों को मेरी मिल जाएगी, ठीक है। तो आप लोग गोल सेलेक्ट कर लेना एसएससी एग्जाम्स। अगर पहले आप लोगों से गोल पूछता है तो एसएससी एग्जाम्स के स्पेशल क्लासेज के सेक्शन में आप लोगों को ये सारी क्लासेज मिल जाएगी। अगर आप लोग नए यूजर हो तो आप लोगों से कोड पूछा जाता है, कोड में आप लोग डाल दे नीरज 11 और क्या कर दे आप लोग दोस्तों, अनलॉक कर दे। यहाँ पर आ जाएगा ऑसम यू हैव अनलॉक्ड योर फ्री प्लान। और दोस्तों आप लोगों को पता है, अभी कोंकण रेलवे टेक्नीशियन का पेपर हुआ था जिसमें अलग से 20 नंबर की साइंस थी, ठीक है ना। तो अभी जो कोंकण रेलवे टेक्नीशियन का पेपर हुआ था जिसमें अलग से 20 नंबर की साइंस थी, तो इसमें साइंस में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, आज दोपहर 3 बजे मैं आप लोगों को ये वीडियो कर दूंगा। जरूर इस वीडियो को आप लोग देख ले, ठीक है क्या दोस्तों। दोपहर 3 बजे मैं आप लोगों को ये वीडियो बना दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आए, तो वो आप लोग जरूर इसको देख के जाइएगा। चलिए आ जाइए, तो स्टार्ट करते हैं लाइव टेस्ट नंबर 15। ओके दोस्तों, चलिए गुड मॉर्निंग। कल का पीडीएफ नहीं मिला दोस्तों, कमेंट में जाके देख लो, कल का पीडीएफ वहां पर है, ठीक है। आ जाइए, तो आ जाइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। और आप लोगों को यह भी पता है कि दोस्तों कल क्या है, सैटरडे है। तो कल मैं क्या करूंगा, आप लोगों के वीकेंड है कल, तो वीकेंड पे मैं कल एक टॉपिक पढ़ा देता हूं दोस्तों जो कि आप लोगों का इंपॉर्टेंट है ग्रुप डी के लिए, और आप लोग उसको क्वेश्चंस के माध्यम से पढ़ते हो तो वो टॉपिक पढ़ने में आप लोगों को प्रॉब्लम होती है। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों एनिमल किंगडम की, ठीक है दोस्तों। अरे समझ में आ गया क्या? ये जो एनिमल किंगडम होगा ना, जंतु जगत, एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम में आप लोगों को क्या करा दूंगा दोस्तों, कल करवा दूंगा सुबह 9:30 बजे। समझ गए बात को? जो आप लोगों को डाउट होता है ना, पॉरीफेरा क्या होता है, सिलेंट्रेटा क्या होता है ना, रेप्टाइल्स, मैमल्स वगैरह सारी चीजें मैं आप लोगों को कल करवा दूंगा, ध्यान आप लोग रखेंगे, ठीक है। कल सुबह 9:30 बजे ना। चलो आ जाओ, चलो। तो क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पे, पहला आंसर बताएंगे, निम्नलिखित में से किसकी विद्युत चालकता, निम्नलिखित में से अधिक विद्युत चालकता वाली धातु कौन सी है दोस्तों। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब क्या है कि किसमें करंट इजीली फ्लो कर जाएगी, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यानी विद्युत चालकता। तो वो ज्यादा किसकी होती है दोस्तों, सिल्वर की होती है। अगर आप लोगों से थर्मल कंडक्टिविटी पूछा जाता, तापीय चालकता, वो भी किसकी ज्यादा होती है, सिल्वर की। तापीय चालकता का मतलब क्या दोस्तों, इसको एक एंड से अगर आप लोग गर्म करोगे तो दोस्तों हीट कितनी जल्दी आपके दूसरे एंड तक पहुंचती है, इसका मतलब इसकी तापीय चालकता ज्यादा है। तो तापीय चालकता और विद्युत चालकता दोनों ज्यादा किसकी होती है, सिल्वर की होती है, चांदी की होती है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तकों के अध्ययन को क्या बोला जाता है, उत्तकों के अध्ययन को क्या बोला जाता है, ये आप लोगों को बताना है। स्टडी ऑफ टिश्यू। तो देखिए दोस्तों, सेल होता है ना आप लोगों की कोशिका, आप लोग जानते हो हमारी बॉडी की सबसे छोटी यूनिट क्या है, सेल है। तो सेल की जो स्टडी होती है ये तो कहलाती है आप लोग की साइटोलॉजी, ये तो क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। और आप लोग ये भी जानते हो ग्रुप ऑफ सेल यानी कोशिका के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। और स्टडी ऑफ टिश्यू आप लोगों का क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, हिस्टोलॉजी कहलाता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है, आंसर आप लोग बताएं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि दोस्तों जो फंगस होता है ना, कवक होता है, वो कई अंगों की कोशिका भित्ति का जटिल शर्करा से बनी होती है जिसे डैश कहा जाता है। क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, समझ में नहीं आ रहा। चलो दोस्तों आइए हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो आप लोगों का फंगस होता है ना दोस्तों, फंगस, कवक, ठीक है। तो इसकी जो सेल वॉल होती है ना, कोशिका भित्ति, वो किससे मिलकर बनी होती है। अब हम लोग समझते हैं सेल वॉल होता क्या है दोस्तों। किसी भी सेल की आउटर मोस्ट लेयर को, सबसे बाहरी सतह को ही क्या बोला जाता है, सेल वॉल बोला जाता है, कोशिका भित्ति कहा जाता है।
ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसके अंदर एक और लेयर होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, या फिर आप लोग बोल सकते हो हिंदी में कोशिका झिल्ली। अब आप लोग ध्यान रखेंगे, जो कोशिका झिल्ली होती है यानी दोस्तों जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो तो सभी में पाई जाती है, सभी प्रकार के सेल में, लेकिन कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल दोस्तों किसी में पाई जाती है या किसी में नहीं पाई जाती है। जैसे अगर हम लोग बात करें ह्यूमंस में, क्या सेल वॉल पाई जाती है, क्या हमारी सेल वॉल नहीं पाई जाती है। अब किस में पाई जाती है दोस्तों, प्लांट में पाई जाती है, जैसे फंगस हो गया इसमें पाई जाती है। तो किसकी बनी होती है, तो अगर हम लोग बात करें प्लांट की, तो प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो तो किसकी बनी होती है दोस्तों, सेल्यूलोज की बनी होती है, वो तो सेल्यूलोज की बनी होती है। अगर आप लोग बात करें फंगस की, तो कवक की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है दोस्तों, काइटिन की बनी होती है। ठीक है, अगर आप लोगों से बैक्टीरिया की पूछे, बैक्टीरिया यानी जीवाणु की सेल वॉल किससे बनी होती है, तो दोस्तों ये आप लोगों के पैक्टिन की बनी होती है। अब आप लोग बोलेंगे पैक्टिन क्या होता है, ये आप लोग बताएंगे। तो जो पैक्टिन होता है दोस्तों प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का मिक्सचर होता है ना। तो ये आपकी जो बैक्टीरिया की होती है वो पैक्टिन की बनी होती है, फंगस की काइटिन की बनती है, प्लांट की सेल्यूलोज की बनती है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा काइटिन, है ना, इसको काइटिन करो, काइटिन। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे अल्कली मेटल बताएंगे। 4 आप लोगों को ऑप्शंस दिए हुए हैं, आंसर बताए दोस्तों। चलिए, आप लोगों से बोला जा रहा है कि दोस्तों अल्कली जो मेटल होता है ना, अल्कली धातु, अल्कली मेटल, उनके बारे में आप लोग क्या बोलना चाहोगे, ये आप लोग मुझे बताएंगे। 4 चीजें दी हुई है, आर हाईली स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, इवेपरेट्स एट रूम टेम्परेचर, इजीली गेट इलेक्ट्रॉन, लॉसेज इलेक्ट्रॉन इजीली, क्या बोलना चाहोगे। तो आइए हम लोग समझते हैं। देखिए ये हमारी पीरियोडिक टेबल हो गई, ठीक है, आवर्त सारणी। तो इसमें टोटल कितने ग्रुप है दोस्तों, 18 ग्रुप है। देख पा रहे हो, ये 1 2 3 4 5 6 टोटल कितने ग्रुप है, 18 ग्रुप है। तो ये जो पहला वाला ग्रुप होता है ना दोस्तों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कली मेटल बोलते हैं, यानी क्षार धातुएं बोलते हैं। इसमें क्या क्या आता है, हाइड्रोजन आता है, लिथियम आता है, सोडियम आता है, पोटेशियम आता है, रूबियम आता है, सीजियम आता है, फ्रांसियम आता है। तो हाइड्रोजन तो आप लोगों का दोस्तों ध्यान रखो क्या होता है, नॉन मेटल होता है। तो हाइड्रोजन को छोड़ के जितने भी चीजें हैं वो सारे के सारे क्या है, अल्कली मेटल है। आप लोग यहां पर देख सकते हो, देखो ये सारी की सारी चीजें। अब इसके बारे में आप लोग क्या बोलना चाहोगे, ये हम लोग समझते हैं। तो 4 आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखो होता क्या, देखो लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, इन तीनों के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखो लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 3 होता है, सोडियम का 11, पोटेशियम का कितना होता है, 19 होता है। तो लिथियम का परमाणु क्रमांक अगर 3 है तो मुझे खुद बताइए, अगर परमाणु क्रमांक 3 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। दूसरी कक्षा में कितने आ सकते हैं दोस्तों, 1 आ सकता है। ठीक है, मतलब बचा हुआ 1 अगली कक्षा में चला जाएगा। इसमें 11 है तो 2,8,1, इसमें 19 है तो 2,8,8,1। अब आप लोग मुझे बताएंगे ये क्या करना चाहेंगे, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहेंगे, क्योंकि जैसे ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देंगे इनके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, और ये हर कोई यही चाहता है इसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो। इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो दोस्तों इसका अष्टक पूरा हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन को इजीली क्या कर देते हैं दोस्तों, डोनेट कर देते हैं। ठीक है, तो लॉसेस इलेक्ट्रॉन इजीली, इलेक्ट्रॉन को इजीली क्या कर देते हैं दोस्तों, लॉस होने देते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, व्हाट इज इंपल्स इक्वल टू। दोस्तों इंपल्स किसके बराबर होता है, आवेग। तो जो मोमेंटम में चेंज होता है ना, संवेग में परिवर्तन, इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आवेग बोलते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोगों को विमा बतानी है या विमीय सूत्र बताना है, किसकी, कपल की, जरा बताएंगे। 4 आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, क्या आप लोगों का डायमेंशनल फॉर्मूला हो सकता है किसी भी कपल का। अब ये हम लोग समझते हैं दोस्तों कपल कौन सा है, ये जोड़े वाला नहीं है, लड़का लड़की वाला कपल नहीं है, यहाँ पर फिजिक्स वाले कपल की बात कर रही है। अब फिजिक्स वाला कपल क्या होता है, आइए हम लोग समझते हैं। देखिए मुझे एक चीज बताइए, ये मान लीजिए दोस्तों एक रॉड है, समझ गए क्या, ये एक कोई रॉड है। आप लोगों ने दोस्तों इधर कुछ फोर्स लगाया, मान लीजिए 10 न्यूटन का, समझ में आ गई दोस्तों। तो 10 न्यूटन का फोर्स लगाओगे तो इसके साथ में क्या होगा, आप लोग बोलोगे ये कुछ थोड़ी सी इस प्रकार, मतलब थोड़ी सी ऊपर की ओर उठेगी, मतलब है ना, बिल्कुल अगर कॉर्नर पे लगाओगे।
लेकिन दोस्तों अगर 10 न्यूटन का फोर्स ही आप लोगों ने इस एंड पे लगा दिया तो क्या होगा? तो देखिए अगर 10 न्यूटन का इधर लगा रहे हैं, 10 न्यूटन का इधर लगा रहे हैं, तो क्या घूमेगी क्या? बताओ हाँ या ना। दोस्तों ये फोर्स का जो जोड़ा है, मतलब इक्वल मैग्नीट्यूड यानी समान मान के अगर कोई दो फोर्स आप लोगों के दो किनारों पे लग रहे हैं, तो क्या दोस्तों ये किसी बॉडी को घुमाने का प्रयास करता है क्या? तो कपल क्या होता है दोस्तों? ये फोर्स का बल का जोड़ा होता है जो कि किसी बॉडी को घुमाने का प्रयास करता है, इसी को ही हम लोग बोलते हैं कपल। तो कपल बेसिकली इसको नहीं बोलते दोस्तों कि 10 न्यूटन के दो जोड़े हैं। कपल का फॉर्मूला बताऊं क्या है? कपल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है दोस्तों फोर्स इनटू इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये कपल का फॉर्मूला होता है। अब आप लोग बोलेंगे सर फोर्स कौन सा लूं, 10 न्यूटन लूं या दोनों को जोड़ के 20 लूं? दोस्तों फोर्स आप लोगों को कोई एक लेना है क्योंकि दोनों समान मान के होंगे। तो मान लीजिए अभी इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 1 मीटर है। तो इस वाले केस में आपका जो कपल होगा वो कितना होगा? फोर्स कितना हो गया? 10 न्यूटन, डिस्टेंस कितनी हो गई? 1 मीटर। तो आप लोग बोलेंगे दोस्तों 10 न्यूटन मीटर क्या हो जाएगा? कपल हो जाएगा। इतनी सी बात समझ में आ गई क्या? लेकिन हम लोगों को ये तो समझ में आ गया कपल क्या होता है, लेकिन हम लोगों से डायमेंशन पूछिए। तो डायमेंशन आप लोग कैसे निकालोगे? विमा, देखो विमा फोर्स की मात्रा क्या होता है? न्यूटन होता है। डिस्टेंस का मात्रा क्या होता है? मीटर होता है। ध्यान रखेंगे दोस्तों न्यूटन का जो डायमेंशन होती है सिंपली याद रखो m1 L1 T की पावर -2, सीधे याद रखो। समझ में आ गई क्या? और दोस्तों मीटर, मीटर में क्या आ रहा है? मीटर किसका मात्रक होता है? लेंथ का होता है ना। तो यहां पर L आ जाएगा, L की पावर 1। तो बस इनको जोड़ दो, जोड़ोगे तो दोस्तों m की पावर 1 और इधर कुछ है ही नहीं तो m की पावर 1 ही रहेगी। L की पावर 1 L की पावर 1 L की पावर 2 हो जाएगी, T की पावर -2। तो m की पावर 1 L की पावर 2 T की पावर -2, ऑप्शन नंबर ए। समझ गए? क्लियर? तो ए विल बी अवर करेक्ट आंसर। अगर किसी को डाउट है कि सर ये न्यूटन की आपने ऐसे कैसे लिख दी सीधे, तो आइए मैं आप लोगों को बताता हूं। देखो फोर्स क्या होता है आप लोगों का? मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ना, द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो मास का द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है? किलोग्राम। एक्सेलरेशन का क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम में तो इसमें मास आ रहा है तो m की पावर 1। ये मीटर है यानी लेंथ आ रही है, नीचे सेकंड स्क्वायर है यानी सेकंड किसका होता है? टाइम का होता है। स्क्वायर है तो t की पावर 2। तो देखो ये m की पावर 1 L की पावर 1 और t ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। ये ऐसे आता है। सिंपली याद रखो दोस्तों फोर्स की जो डायमेंशन होती है वो m की पावर 1 L की पावर 1 t की पावर -2 होती है। एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता कि आप लोग निकालने बैठो। ठीक है, चलो आ जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, वह सही क्रम क्या है जिसमें निम्नलिखित इकाइयों की लंबाई बढ़ती है? आप लोगों को लेंथ को बढ़ते हुए ऑर्डर में आप लोगों को सेट करना है। दोस्तों आपको एमस्ट्रॉन्ग दिया हुआ है, माइक्रोन दिया हुआ है और नैनोमीटर दिया हुआ है। बताएंगे बढ़ते हुए लंबाई में आप लोगों को सजेस्ट वो मतलब अरेंज करना है। सर जी डी होगा। सर हम तो सिंगल है, हमको कहां से कपल के बारे में पता होगा? जिस दिन शादी होगी तब भी पता नहीं पड़ेगा आपको इसके बारे में, टेंशन मत करो। पढ़ोगे तभी पता पड़ेगा ना। आ जाओ। तो भैया बताओ, आंसर बताओ क्या होगा? तो देखिए एमस्ट्रॉन्ग का मतलब होता है दोस्तों 10 की पावर -10 मीटर। समझ में आ गया क्या? माइक्रोन का मतलब होता है 10 की पावर -6 मीटर और नैनोमीटर का मतलब होता है 10 की पावर -9 मीटर। तो सबसे छोटा पहले आपको बढ़ते हुए बताना है। तो सबसे छोटा कौन सा हो गया दोस्तों? जिसमें माइनस की पावर सबसे ज़्यादा है, तो ये सबसे छोटा हो गया नैनोमीटर। ठीक है, यानी थर्ड नंबर का पहले आ जाएगा। इससे बड़ा, अच्छा सॉरी, एमस्ट्रॉन्ग सबसे छोटा होगा ना, एमस्ट्रॉन्ग, तो ये 1 नंबर का सबसे पहले आ जाएगा। इससे बड़ा फिर आपका नैनोमीटर हो जाएगा और सबसे बड़ा आप लोग का माइक्रोन हो जाएगा। 132 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चले आगे। तो ये वाला जो 1 नंबर वाला है एमस्ट्रॉन्ग, ये सबसे छोटा हो गया। क्लियर है क्या आप लोगों का? इसके बाद में कौन सा हो जाएगा? ये नैनोमीटर हो जाएगा थर्ड नंबर वाला, फिर आप लोगों का माइक्रोन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। विभिन्न संस्कृतियों के दोस्तों डिफरेंट कल्चर्स की अगर आप लोग स्टडी कर रहे हो तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसके लिए कौन सी दोस्तों टेक्निकल वर्ड आप लोगों का यूज होगा? डिफरेंट कल्चर्स की अगर आप लोग स्टडी कर रहे हो तो आइए दोस्तों हम लोग समझते हैं चारों के बारे में। देखो सबसे पहले हम लोग समझते हैं एथनोलॉजी। एथनोलॉजी क्या होता है दोस्तों? अगर आप लोग डिफरेंट कल्चर्स के बारे में अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो ये आप लोग का हो जाएगा एथनोलॉजी। तो इसका आंसर तो हो जाएगा दोस्तों एथनोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट होता है दोस्तों एथनोग्राफी। एथनोग्राफी क्या होता है? स्टडी ऑफ स्पेसिफिक कल्चर। किसी विशेष संस्कृति का आप लोग अध्ययन कर रहे हो तो ये आप लोग का एथनोग्राफी होता है। क्लियर है क्या?
नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों इथोलॉजी। इस बार के एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया है ये। इथोलॉजी क्या हो जाएगा? तो दोस्तों स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर, यानी जंतु का कैसा व्यवहार रहता है उसका अध्ययन क्या कहलाएगा? आप लोग के इथोलॉजी कहलाएगा। और एथिक्स तो आप लोग जानते हो, है ना, हम लोग बोलते हैं तेरे में एथिक्स नहीं है, कैसे हम लोग यूज करते ना, तो एथिक्स क्या होता है? स्टडी ऑफ एथिकल ड्यूटी, यानी दोस्तों नैतिक कर्तव्यों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? एथिक्स कहलाता है। ठीक है, तो ये चारों आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे, फूलों के अध्ययन को क्या बोला जाता है? स्टडी ऑफ फ्लावर। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन भी इस बार पूछा गया है, तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे आप लोग ध्यान रखेंगे। ये जो आपको ऑप्शन में दिए हुए हैं, फ्रेनोलॉजी हो गया, फ्लोरिकल्चर हो गया। देखो फ्रेनोलॉजी की अगर हम लोग बात करें तो ये क्या हो जाएगा? देखिए चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं चारों बता रहा हूं आप लोग को। फ्रेनोलॉजी की अगर हम लोग बात करें तो ये हो जाएगा स्टडी ऑफ ह्यूमन स्कल, यानी खोपड़ी का अध्ययन। ये क्या हो जाएगा दोस्तों? खोपड़ी का अध्ययन। किसका अध्ययन हो जाएगा? खोपड़ी का अध्ययन हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें फ्लोरिकल्चर, ये आपका हो जाएगा स्टडी ऑफ फ्लावर्स हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें एग्रोस्ट्रोलॉजी तो ये स्टडी ऑफ ग्रासेज, यानी दोस्तों घास का अध्ययन हो जाएगा। क्लियर है क्या? और अगर हम लोग बात करें पैलिनोलॉजी क्या हो जाएगा? तो जो परागकण होता है ना, परागकण का अध्ययन क्या कहलाएगा? या आपकी पैलिनोलॉजी कहलाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? फ्लोरिकल्चर वाला आप लोगों से पूछा गया था। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे बताएंगे आप लोग। मानव शरीर में दोनों तरफ स्थित अंग को पहचाने। दोनों तरफ लोकेटेड हो ऐसे ऑर्गन को आप लोगों को पहचानना है। किडनी हो गया, लीवर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, स्प्लीन हो गया, बताइए। तो आप लोग का दोस्तों लीवर तो एक ही होता है, गॉल ब्लैडर भी एक ही होता है, स्प्लीन भी एक ही होता है, किडनी भी एक ही होती है, मतलब किडनी आपकी 2 हो जाएगी। राइट आंसर आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखो इन बाकियों की लोकेशन हम लोग देखते हैं कहां कहां पर है। इधर आओ, देखो इधर आओ। देखो यहां पर रहता है आप लोग का लीवर जो रहता है दोस्तों वो रहता है आप लोग के यहां पर। तो ये तो हो गया आपका लीवर। इस लीवर के इधर ही क्या होता है दोस्तों? गॉल ब्लैडर होता है। तो केवल लीवर भी एक ही हुआ, गॉल ब्लैडर भी एक ही हुआ। और दोस्तों इसके पीछे, आपके स्टमक के पीछे एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसको हम लोग बोलते हैं स्प्लीन यानी प्लीहा। तो ये भी एक हुआ, ये भी एक हुआ, ये भी एक हुआ, लेकिन किडनी क्या होती है दोस्तों? संख्या में 2 होती है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे, ये क्वेश्चन कल हो गया था ना, आंसर बताए इसका। 5 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणीबद्ध होकर 1.5 वोल्ट के सेल से श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो परिपथ की धारा का मान क्या है? बताओ। मतलब आप लोग को दिया हुआ है दोस्तों 5 ओम के 3 प्रतिरोध है, चलो ठीक है, और 1.5 वोल्ट के सेल के साथ में जुड़े हुए हैं। तो आप लोगों को इस पूरे सर्किट में कितनी करंट फ्लो हो रही है बताना है। तो 5 ओम के 3 प्रतिरोध है, ये पहला प्रतिरोध दोस्तों, ये दूसरा प्रतिरोध, और ये आप लोग का तीसरा प्रतिरोध। ये तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। और ये पूरा का पूरा जो अरेंजमेंट है एक बैटरी के साथ में जुड़ा हुआ है। ये बैटरी कितने वोल्ट की है? बैटरी है दोस्तों 1.5 वोल्ट की। बैटरी कितने वोल्ट की है? 1.5 वोल्ट की है। तो आप लोगों को क्या बताना? करंट बताना है। एक फॉर्मूला ध्यान रखो, V बराबर IR होता है। तो V तो आप लोगों को दिया हुआ है कितना? 1.5 वोल्ट। आप लोगों को करंट बतानी है। रजिस्टेंस कितना है? तो दोस्तों तीनों रजिस्टेंस सीरीज में, जब भी सीरीज में रजिस्टेंस होते हैं तीनों जुड़ जाते हैं, तो 5 + 5 + 5 15 हो जाएगा। तो ये आपका 15 हो जाएगा। तो I बराबर कितना हो जाएगा? 1.5/15। क्लियर है क्या? तो ये 1/10 0.1 आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, आंसर आप लोग बताएंगे। पाँच किलोग्राम वजन का एक लकड़ी का टुकड़ा जल के भीतर उसके आयतन का 60% डुबोकर तैरता है। ठीक है, तो लकड़ी का विशिष्ट गुरुत्व आप लोगों को बताना है। आइए दोस्तों, क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है, जैसे मान लीजिए ये क्या है, कोई एक कंटेनर है जिसमें भरा हुआ है दोस्तों पानी। समझ में आ गया क्या? क्या आप लोग मुझे बता सकते हो क्या दोस्तों पानी का घनत्व कितना होता है? पानी की डेंसिटी कितनी होती है? जो पानी का घनत्व होता है वो होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। समझ गए क्या? ठीक है। अब दोस्तों मान लीजिए एक लकड़ी का टुकड़ा है, एक लकड़ी का टुकड़ा है, ये मान लीजिए लकड़ी का टुकड़ा है ऐसा।
समझ गए। अब बोला जा रहा है दोस्तों इसका 60% भाग है ना वो कहां पर है दोस्तों, पानी के अंदर है। कितना भाग दोस्तों, 60% भाग जो है ना वो पानी के अंदर है। चलो समझ गए। और 40% भाग कहां पर है, 40% भाग बाहर है। 40% ऑब्वियसली बाहर होगा। क्लियर है। अब आप लोगों से पूछा जा रहा है दोस्तों इसका जो द्रव्यमान आपको दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 5 किलोग्राम का ये टुकड़ा। अब आप लोगों को इस लकड़ी का विशिष्ट गुरुत्व बताना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी बतानी है। अब पहले तो हम लोग समझते हैं दोस्तों ये स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है। पहले तो हम लोग समझते हैं ये स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है। दोस्तों जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, विशिष्ट गुरुत्व, इसको एक नाम से और जाना जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। तो यानी दोस्तों जो विशिष्ट गुरुत्व होगा, विशिष्ट गुरुत्व जो होगा इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, आपेक्षिक घनत्व। क्या हो जाएगा, आपेक्षिक घनत्व इसका दूसरा नाम हो जाएगा। तो जो रिलेटिव डेंसिटी होती है इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेंसिटी मतलब आप लोगों को घनत्व बट्टे पानी का घनत्व, बट्टे पानी का घनत्व। मतलब किसी भी वस्तु का, किसी भी पदार्थ का अगर आप लोगों को विशिष्ट गुरुत्व निकालना है या आपेक्षिक घनत्व निकालना है तो उसके घनत्व में पानी के घनत्व से भाग दे दो। चलो मैंने बोला पानी का विशिष्ट गुरुत्व निकाल के बताओ, पानी की स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल के बताओ, या मैं बोलूं रिलेटिव डेंसिटी बोल सकते हो या स्पेसिफिक ग्रेविटी बोल लो, बात एक ही है। यानी विशिष्ट गुरुत्व बोल लो या आपेक्षिक घनत्व बोल लो, बात बराबर है। बताओ निकाल के बताओ पानी का। तो पानी का घनत्व कितना होता है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसमें पानी के घनत्व का ही भाग लगाना है, तो पानी का घनत्व 1000 ही तो होता है। तो दोस्तों पानी का स्पेसिफिक ग्रेविटी आ जाएगा 1। समझ गए। मैंने बोला दोस्तों मरकरी, पारा, पारे की डेंसिटी दोस्तों कितनी है, 13600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। मैंने बोला पारे की रिलेटिव डेंसिटी बताओ या स्पेसिफिक ग्रेविटी बताओ या आपेक्षिक घनत्व बताओ या विशिष्ट गुरुत्व बताओ, सारी चीजें एक ही है। तो दोस्तों क्या करोगे आप लोग, इसके घनत्व लोगे, इसमें पानी के घनत्व से भाग लगा दोगे तो कितना आ जाएगा, 13.6 आ जाएगा। क्या समझ में आ गया क्या कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, विशिष्ट गुरुत्व क्या होता है। अगर ये समझ में आ गया तो फिर दोस्तों हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें। अरे बताओ जल्दी से, क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब आ जाओ। अरे ठीक है क्या, यहां तक बात समझ में आ गई है, नहीं आई? यहां तक बात समझ में आ गई है, नहीं आई? आ गई है। चलो सर यहां तक समझ में आ गई कि स्पेसिफिक ग्रेविटी होता क्या है, ये तो मुझे पता पड़ गया। अब निकाल के बताओ सर इसको कैसे निकाले। तो दोस्तों एक चीज ध्यान रखेंगे आप हमेशा जिंदगी में, हमेशा आप लोग ध्यान रखेंगे कि जैसे मान लीजिए आप लोगों को एग्जामिनर ने क्या दे दिया कि कोई लिक्विड दे दिया। अरे कोई भी तरल पदार्थ दे दिया, कुछ भी हो सकता है, केरोसिन हो सकता है, दूध हो सकता है, पानी हो सकता है, आप लोगों का एल्कोहल हो सकता है, छाछ हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। इसमें आप लोग कोई वस्तु डाल रहे हो, इसमें आप लोग क्या डाल रहे हो दोस्तों, कोई वस्तु डाल रहे हो। मान लीजिए वस्तु क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है, तैर रही है। तो तैर रही है तो इसका कुछ ना कुछ पार्ट तो पानी के अंदर होगा, कुछ ना कुछ पार्ट बाहर होगा। तो आप लोग कैसे निकाल सकते हो कितना भाग पानी के अंदर है। तो दोस्तों इसका मैं शॉर्टकट बता रहा हूं, कितना भाग पानी के अंदर है या कितना % पानी के अंदर है, कैसे निकालना है, कितना % पानी के अंदर है, बता दूं क्या कैसे निकालना है। अरे बता दूं क्या, तो ये ऐसे निकालना है, पदार्थ का घनत्व अपॉन तरल का घनत्व। सर नहीं समझ में आया, चलो भैया समझाता हूं मैं आप लोगों को। इधर देखो, मैंने आप लोगों को बोला कि भैया पानी है, पानी का घनत्व कितना होता है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। समझ में आ गया क्या। मैंने बोला कि मैंने इसमें कोई एक बॉल डाल दी, बॉल। इस बॉल का मतलब ये बॉल जिस मटेरियल से मिलके बनी है, जिस पदार्थ से मिलके बनी है, उसका घनत्व कितना है, 600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जरा मुझे बताएंगे इसका कितना % पानी के अंदर है, जरा मुझे बताएंगे कितना % पानी के अंदर है, कमेंट करके बताएंगे यार, कमेंट करके बता दो कितना % पानी के अंदर है। सिंपल सा मैंने चीजें बता दी। तो क्या करना है, कितना % पानी के अंदर है, आपको क्या करना है, पदार्थ का घनत्व लिखना है जो आप लोग डुबा रहे हो। सर 600, तरल का घनत्व किस में डुबा रहे हो, पानी में डुबा रहे हो, तो 600/1000।
तो ये तो दोस्तों आप लोगों का कितना हो जाएगा 6/10 यानी 0.6। आप लोग 100 से गुना कर लो, परसेंटेज का साइन लगा लो, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों 60%। कितना हो जाएगा 60%। समझ में आ गई बात को। अब मेरे दोस्तों मुझे एक चीज बताओ कि मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया कि कितना परसेंट पानी के अंदर है। क्या बात है, बहुत शानदार फॉर्मूला आप लोगों ने बता दिया। क्या बताया, पदार्थ का घनत्व बट्टे तरल का घनत्व। दोस्तों अगर मैं ऊपर और नीचे 1000 से भाग लगा दूं तो किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर मैं ऊपर और नीचे 1000 से भाग लगा दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। और दोस्तों 1000 क्या होता है? पानी की डेंसिटी होती है, पानी का घनत्व होता है। तो ये ऊपर वाली चीज क्या मिल गई? पदार्थ का घनत्व बट्टे पानी का घनत्व। और ये नीचे क्या लिखा हुआ है? तरल का घनत्व बट्टे पानी का घनत्व। तो ये भी आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी बन जाएगी, विशिष्ट गुरुत्व। ये भी विशिष्ट गुरुत्व। तो ये क्या मैं बोल सकता हूं क्या? विशिष्ट गुरुत्व किसका? पदार्थ का बट्टे विशिष्ट गुरुत्व किसका? विशिष्ट गुरुत्व किसका? उस तरल का। अरे समझ में आ गया क्या? या मैं बोलूं सिंपली स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पदार्थ या सब्सटेंस अपॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड। अरे सही है क्या? बताओ बताओ। तो अब मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बता दो दोस्तों। अब मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कौन बता सकता है? ये बोल रहा है कि यार 60% पानी के अंदर है। चलो ठीक है, मैंने बोल दिया 60% पानी के अंदर है। कैसे निकाल सकता था मैं ये? इस बॉडी की स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसका विशिष्ट गुरुत्व, इस लकड़ी को जब आपने डाला लकड़ी का विशिष्ट गुरुत्व बट्टे जिस लिक्विड में डाला। और पानी का विशिष्ट गुरुत्व कितना होता है? अभी मैंने निकाल के बताया, 1 होता है, 1। ठीक है, तो लकड़ी का विशिष्ट गुरुत्व कितना हो जाएगा? 60% बोले तो 0.6, ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन है ग्रुप डी का। हिल जाओगे जो मजे आ रहा है ना तुमको? हाँ सर, एफ बराबर एम में करके जो ज्यादा खुश हो रहे हो ना, तो जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ा सा हिल मत जाया करो आप लोग। सिंपल क्वेश्चन में तो आपको मजे आते हैं, और ऐसे क्वेश्चन में सर ये क्या है? तो समझ में आ गया क्या? अच्छा, कितने दोस्त बोल रहे हैं कि हाँ सर बहुत अच्छे से समझ में आया, काफी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट था लेकिन हम लोगों ने बिल्कुल ईमानदारी से समझाया और मेरे को पूरा अच्छे से समझ में आ गया। बताओ जल्दी से। अरे समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया? तो ये सारा का सारा दोस्तों इतना बड़ा क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन करा है। इसको आप लोग अगर समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को जरूर देखना वापस, ठीक है। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे बताएंगे। ये दोस्तों लोड नहीं है, वेट लिखा हुआ है ना। चलो बताओ। अब देखो बोल रहा जा रहा है कि बायएंट फोर्स जो होता है ना, बायएंसी फोर्स, वो किस पे डिपेंड करता है? ये बायएंसी फोर्स होता क्या है? देखो आइए समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आप लोगों का लिक्विड है, इस लिक्विड में आप लोगों ने अगर कोई भी वस्तु डालोगे, कोई भी वस्तु अगर आप लोग डालोगे, तो क्या दोस्तों जब ये लकड़ी आपके पानी के अंदर जाएगी, तो जब लकड़ी पानी के अंदर नहीं गई, सभी जगह क्या था? पानी 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 था। लेकिन जैसे ही दोस्तों लकड़ी का कुछ पार्ट पानी के अंदर गया, तो क्या जो लिक्विड था इसका कुछ अमाउंट डिस्प्लेस हुआ क्या? विस्थापित हुआ क्या? बिल्कुल विस्थापित हुआ। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, जब भी आप लोग किसी वस्तु को किसी लिक्विड में डालोगे तो कुछ लिक्विड क्या होता है दोस्तों? विस्थापित होता है, डिस्प्लेस्ड होता है। इसकी वजह से इस पे ऊपर की ओर एक फोर्स लगता है, इसी को हम लोग बोलते हैं बायएंसी फोर्स, यानी उत्प्लावी बल बोल लो या उत्प्लावन बल बोल लो। अभी बायएंसी फोर्स होता क्या है? तो जितना भी लिक्विड डिस्प्लेस्ड हुआ उसका वेट ही क्या होता है? बायएंसी फोर्स। यानी बायएंसी फोर्स क्या हो जाएगा आप लोगों का? विस्थापित द्रव का भार। विस्थापित द्रव का भार जो होता है ना, वो ही आप लोगों का क्या होता है? बायएंसी फोर्स। अब बोलेंगे बच्चे सर समझ में नहीं आया, तो देखते हैं किसको समझ में नहीं आया। देखो सबको समझ में आ गया। अभी मैं बताता हूं आपको। देखो मैंने आप लोगों को बोला कि एक कंटेनर है, उसमें क्या भरा हुआ है? कोई लिक्विड भरा हुआ है। उसमें क्या भरा हुआ है? कोई लिक्विड भरा हुआ है। आप लोगों ने दोस्तों क्या डाली? इसमें कोई वस्तु डाली। इसमें क्या डाल दी? कोई वस्तु डाल दी। तो ध्यान रखेंगे, पहले तो मुझे बताओ क्या इस पे कुछ बायएंसी फोर्स लगेगा क्या? क्या इस पे उत्प्लावन बल लगेगा क्या? बिल्कुल लगेगा, क्योंकि जब आप लोग वस्तु को डालोगे तो कुछ लिक्विड इधर उधर गया होगा, डिस्प्लेस हुआ होगा, विस्थापित हुआ होगा। तो हाँ, जब भी द्रव विस्थापित होता है तो इस वस्तु पर ऊपर की ओर एक फोर्स लगेगा। अब मैं मानता हूं दोस्तों कुछ पानी छलक के बाहर आ गया। कितना पानी बाहर आ गया? 2 किलोग्राम पानी बाहर आ गया।
तो बताओ इस पे कितना फोर्स लगा होगा। तो बायएंसी फोर्स क्या होता है आप लोगों का, वेट होता है। वेट क्या होता है, भार होता है, mg। mg किसका लेना है आप लोगों को, डिस्प्लेस्ड फ्लूइड का, यानी विस्थापित तरल का आप लोगों को, या विस्थापित द्रव का भार लेना है। कितना द्रव विस्थापित हुआ, 2 किलोग्राम। अरे द्रव्यमान मत बताओ, भार बताओ। तो भार तो m इंटू जी होता है, तो 2 किलोग्राम तो द्रव्यमान हो गया, जी कितना हो गया 10 मान लो, तो 20 न्यूटन का आप लोग का इस पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। अरे समझ गए क्या। तो चलो आ जाओ, किस पे डिपेंड करता है, तो जो भी लिक्विड डिस्प्लेस्ड हुआ है, जो भी विस्थापित हुआ है, जो भी तरल, उसके भार पर, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आंसर बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बताएंगे। सर एग्जाम के दौरान हम इंग्लिश से हिंदी लैंग्वेज में स्विच कर सकते हैं क्या एनटीपीसी में। अब दोस्तों ये तो जो एनटीपीसी का दिया है उनसे पूछना पड़ेगा। चलिए बताएं दोस्तों आप लोग, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। तो बोला जा रहा है नीचे दिए गए वेग समय ग्राफ, आप लोगों को वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको दिया हुआ है, तो कौन सा भाग है, कौन सा पोर्शन है, ए बी वाला पोर्शन या बीसी वाला या सी डी वाला, जो कि शून्य त्वरण को, यानी दोस्तों जीरो एक्सेलरेशन को या मंदन को, रिटार्डेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और दोस्तों इसमें एक ऑप्शन और जोड़ रहा हूं, आपकी राय, क्योंकि अगर आप लोग एक समझदार स्टूडेंट हो तो आप लोग बोलेंगे कि नहीं सर ये 4 ऑप्शन सफिशिएंट नहीं है, मैं इसमें कुछ और जोड़ना चाहूंगा कि ये वाला आंसर भी होना चाहिए। कमेंट करके आप लोग बता सकते हो, बताओ। देखो इधर आओ, आप लोगों को क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, वेग समय ग्राफ आपको दिया हुआ है। कौन सा भाग, शून्य त्वरण। दोस्तों त्वरण क्या होता है आप लोगों का, वेग में परिवर्तन की दर। लेकिन दोस्तों समय के साथ में वेग में परिवर्तन ही नहीं हो रहा, तो क्या कभी त्वरण मिल सकता है कि नहीं। देखो इस बी से सी वाले सेक्शन में देखो टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन वेग में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा, वेग एक कांस्टेंट है। तो बी से सी वाले में दोस्तों जो एक्सेलरेशन है, जो त्वरण है दोस्तों, वो 0 है। एक तो आप लोग ऐसे समझ सकते थे। दूसरा तरीका क्या है, आप लोग सभी जानते हो वेग समय ग्राफ का जो ढाल होता है ना, वो आपका क्या बताता, त्वरण बताता। तो इसका कुछ ढाल है क्या, अरे इस पे बैठ जाओगे तो गिरने के चांसेस रहेंगे कि नहीं रहेंगे। इसका ढाल क्या है दोस्तों, 0 है, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, 0 हो गया। तो दोस्तों जो शून्य त्वरण वाला भाग है वो कौन सा हो जाएगा, आप लोगों का बीसी हो जाएगा। लेकिन यार इसने बोला था शून्य त्वरण या मंदन। अब मंदन का मतलब क्या होता है दोस्तों, डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन या वेलोसिटी का कम होना। तो देखो यहां वाले सेक्शन में देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वेलोसिटी कम हो रही है, वेलोसिटी कम हो रही है। यहां पर क्या हो रहा है, मंदन हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, मंदन हो रहा है। तो दोस्तों मंदन कहां पर हो रहा है, आप लोगों का सीडी में हो रहा है। समझ में आ गया क्या, तो इसलिए मैंने बोला था आपकी राय। तो बीसी में तो आप लोगों का क्या हो रहा है दोस्तों, 0 एक्सेलरेशन हो रहा है, शून्य त्वरण, और आपका सीडी में क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है। समझ गए क्या। और ए से बी में क्या हो रहा है, देखो समय बढ़ता जा रहा है, यहां पर वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, तो यहां पर एक्सेलरेशन हो रहा है, त्वरण हो रहा है यहां पर। चलिए आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। 70 किलोग्राम द्रव्यमान को उठाने में 98 जूल ऊर्जा व्यय की गई। द्रव्यमान को कितनी ऊंचाई तक उठाया गया होगा। दोस्तों कोई भी m द्रव्यमान की वस्तु को अगर आप लोग h ऊंचाई पर लेकर जाओगे तो कितना वर्क करना पड़ता है, आप लोगों को mgh करना पड़ता है। और ये mgh ही क्या बन जाती है, इस द्रव्यमान की पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है, स्थितिज ऊर्जा। अरे जब ऊंचाई पर लेके जाते हो तो उसके बाद स्थितिज ऊर्जा कहां से आई, क्योंकि उसको ले जाने में आपने कुछ काम करा और वही काम, वही वर्क किस में कन्वर्ट हो गया, उसकी एनर्जी में। तो वर्क कितना करना पड़ेगा, mgh। m कितना है, 70 है, g दोस्तों 10 मान लो, g इसमें 10 मान लो। और कितनी ऊंचाई तक, अच्छा यही पूछा गया कितनी ऊंचाई तक ले गए, आपको दिया हुआ है। नहीं दोस्तों 10 मत मानो आप लोग, वो मान लो 9.8 ही मान लो। क्यों मान लो 9.8, क्यों मान लो 9.8, क्योंकि 9.8 अगर आप लोग मानोगे तो ये कितने बार में जाएगा, ये देखो ये आप लोगों का 100 बार में चला जाएगा ना, सीधे सीधे। ये समझ गए, ये आप लोगों का 100 बार में चला जाएगा। अरे सही बोल रहा हूँ क्या भैया, गणित कमजोर है, देख लेना। 9800 तो ये आपका जाएगा 1000 बार में, सॉरी है ना। तो ये आप लोग को 1000/70 करना है, आप देख लेना कितना आ रहा है।
आप देख लेना कितना ये आप लोगों का आ रहा है ना, तो लगभग ये पॉइंटों में आएगा यार, तो 14 के आसपास आएगा ये आप लोग। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाकी तो कोई ऑप्शन दूर दूर तक नहीं है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे। हम लोग सूर्य को वास्तविक सूर्योदय से पहले, आप लोगों को पता है ना, जब सनराइज होता है तो एक्चुअल में जो आपको सन दिखता है वो उसकी एक्चुअल इमेज नहीं होती, वो है ना, मतलब वो एक्चुअल नहीं होती दोस्तों, उसकी इमेज होती है, प्रतिबिंब होता है। और आप लोग सूर्यास्त के बाद भी देख सकते हो। उसका कारण क्या है, तो उसका कारण हो जाएगा दोस्तों रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। कैसे, इधर आओ, जैसे मान लीजिए दोस्तों आप लोग यहां पर देख रहे हो, अब देखिए एक्चुअल में जो सन की एक्चुअल पोजीशन है दोस्तों क्या है, वो ये है। अब आप लोगों को पता है दोस्तों अर्थ की डिफरेंट लेयर है, अरे डिफरेंट लेयर है ये नहीं है, तो होता क्या है दोस्तों, मान लीजिए ये सन की जो प्रकाश है वो आप लोगों का एंटर करा दोस्तों। जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं तो उसकी बेंडिंग हो जाती है, देखो इसकी थोड़ी बेंडिंग हुई, फिर बेंडिंग हुई, फिर बेंडिंग हुई, फिर बेंडिंग हुई, तो इसको लग रहा है कि दोस्तों ये लाइट है ना कहीं यहां से आ रही है, तो सन की पोजीशन यहां पर नजर आएगी, बट एक्चुअल में क्या है, पोजीशन ये है। तो किसकी वजह से होता है दोस्तों, रिफ्रैक्शन की वजह से, अपवर्तन की वजह से होता है। बताओ सर नेगेटिव वैल्यू क्यों दी है ऑप्शन में, दी है ऑप्शन वाले की मर्जी। माइनस होगा, ऊपर आ रही है इसलिए। अच्छा माइनस होगा क्या, ओहो मैं डर गया, माइनस होगा, ये किसने बताया है। आ जाओ समझते हैं माइनस होगा या प्लस होगा, आ जाओ। अब मैं सोच रहा था काफ़ी सिंपल तरीके से मैं आपको समझा दूं कि m द्रव्यमान की ऊंचाई को अगर आप लोग h हाइट पे लेके जाएंगे तो वर्क करना पड़ेगा mgh, लेकिन किसी को कोई बोल रहा है कि सर माइनस होगा, बॉडी ऊपर जा रही है। आ जाओ इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझाते हैं। जब आपने तार छेड़ी दिए हैं तो आवाज़ तो निकलेगी। अब इधर आओ दोस्तों, मुझे बताओ ये m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, ये मान लो ये, ठीक है क्या, m द्रव्यमान की वस्तु है। अगर मैं हाथ हटा लूंगा तो क्या नीचे की ओर आएगी क्या नीचे की ओर आएगी क्या नीचे की ओर आएगी क्या, बिल्कुल आएगी। क्यों, क्योंकि भैया नीचे की ओर एक फोर्स लग रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं mg। बात क्लियर है क्या। मैं मान लेता हूं दोस्तों ये mg कितना है, 10 न्यूटन है, ठीक है दोस्तों। अगर मैं इस पे और कोई फोर्स नहीं लगाऊंगा तो पक्की बात है बॉडी नीचे की ओर ही आएगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं 10 न्यूटन फोर्स ही ऊपर की ओर लगा लूं तो क्या ये अब नीचे की ओर आएगी क्या। मान लीजिए मैंने ऊपर की ओर फोर्स लगा रखा है 10 न्यूटन, तो क्या अब नीचे की ओर आएगी क्या, नहीं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मेरे को इसको यहां पर नहीं रखना, प्रॉब्लम यह है मेरे को इसको ऊपर लेके जाना है। तो दोस्तों ऊपर ले जाने के लिए दोस्तों 10 न्यूटन लगाना पड़ेगा, या 10 न्यूटन से चिन्ना से ज्यादा लगाना पड़ेगा। 10 न्यूटन से चिन्ना से भी ज्यादा लगा दूं तो क्या ऊपर की ओर चलना स्टार्ट कर देगा क्या, बिल्कुल कर देगा। तो देखो आपको फोर्स जो लगाना पड़ेगा वो कहां पर लगाना पड़ेगा, यहां पर लगाना पड़ेगा। क्या मैं सही बोल रहा हूं क्या। अरे मेरे दोस्तों आपको अगर बॉडी को ऊपर लेके जाना है, विस्थापन की दिशा अगर ये करवानी है आपको, तो आपको फोर्स भी इसी दिशा में लगाना पड़ेगा। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। भैया कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, सर देखो कायदे से तो mg से चिन्नू सा ज्यादा लगाना पड़ेगा, चिन्ना सा ज्यादा। लेकिन आप चलो अभी mg मान लो, तो फोर्स मैंने मान लिया, कितना लगाना पड़ेगा मुझे, mg लगाना पड़ेगा। विस्थापन कितना करवाना है मुझे h ऊंचाई पर लेके जाना है, तो विस्थापन कितना करवाना, h। दोस्तों फोर्स की दिशा और विस्थापन की दिशा एक ही दिशा, दोनों के बीच में एंगल कितना होगा 0 होगा, और cos 0 का मान 1, तो कितना वर्क करना पड़ेगा, mgh हो गया ना। समझ में आ गया कि तो प्लस आ रहा है माइनस आ रहा है, प्लस ही तो है। हाँ अगर ये पूछा जाता कि दोस्तों किसी भी वस्तु को अगर आप लोग h ऊंचाई पर फेंकते हो तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा कितना कार्य किया गया, अगर आप लोगों से पूछा कि वर्क निकालो कौन से फोर्स के द्वारा, गुरुत्वाकर्षण, तो गुरुत्वाकर्षण लग रहा है भैया इधर, विस्थापन हो रहा है इधर, तब थीटा 180 होता, तब आंसर माइनस आता। अरे समझे नहीं समझे बताओ। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। m द्रव्यमान का एक पिंड v वेग से एक दीवार से टकराता है। दोस्तों ये कोई आप लोग एक वॉल मान लीजिए, ठीक है। तो m मास की क्या है, कोई एक बॉडी है, m मास की कोई बॉडी है, कौन सी वेलोसिटी से आ रहा है दोस्तों, v वेलोसिटी से आ रहा है, और एक दीवार से टकराता है, एक दीवार से टकराता है, और उसी वेग से क्या जाता है दोस्तों, वापस आ जाता है उसी वेग से, उसी वेलोसिटी से, ठीक है। तो आप लोगों से पूछा जा रहा है पिंड के संवेग में कितना परिवर्तन आया, इसके मोमेंटम में कितना चेंज आया। आप लोग बोलेंगे मोमेंटम संवेग क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो पहले मास कितना दिया हुआ था, m दिया हुआ था, तो m इंटू वी। सर पहले संवेग ये होगा,
दोस्तों जब टकरा के आएगा इसका द्रव्यमान उतना ही तो रहेगा, बिल्कुल। तो अब भी द्रव्यमान कितना m, उसी वेग से आ रहा है, अब भी संवेग v है, तो mv माइनस mv 0। आप करोगे ऐसे, एग्जामिनर करेगा ऐसे। सर ये क्या हो गया, समझ ही नहीं आ रहा। अरे मेरे दोस्तों जो वेलोसिटी होती है, वेग होता है, वो एक सदिश राशि होती है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। आप तो क्या कर रहे हो, इसको भी v ले रहे हो, इसको भी v ले रहे हो, फिर यानी आपके अकॉर्डिंग तो दिशा पे मैटर ही नहीं कर रही। समझ रहे हो क्या बात को मैं क्या बोल। अरे मेरी बात समझो, एक वस्तु है वो इस दिशा में जा रही है 4 मीटर पर सेकंड के वेग से, एक दूसरी वस्तु है वो इस दिशा में जा रही है 4 मीटर पर सेकंड के वेग से। तो आप लोग क्या बोल सकते हो कि दोनों वेग समान है? नहीं दोस्तों, दोनों के मैग्नीट्यूड तो सेम है, डायरेक्शन अलग अलग है। और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, दोनों इसमें मैटर करती है, लेकिन दोनों इसमें चीजें सेम नहीं है, तो ये दोनों वेलोसिटी अलग अलग है। तो दोस्तों अगर इस दिशा को आप लोग पॉजिटिव ले रहे हो तो इसको आप लोग नेगेटिव लो, समझ रहे हो। तो अगर ये संवेग mv बोल रहे हो तो इसको माइनस mv बोलो, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, mv माइनस माइनस mv 2mv हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे बताएंगे। एक 2 न्यूटन सेकंड आपको संवेग दिया हुआ है, मोमेंटम दिया हुआ है, द्रव्यमान आपको दिया हुआ है, गतिज ऊर्जा बतानी है। कुछ दिन पहले ही मैंने बताया था काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, p स्क्वायर बाय 2m, संवेग का स्क्वायर बाय 2m। संवेग कितना दिया हुआ है, 2, 2 का स्क्वायर 4 अपन 2m कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 2 से 2 कटा 2/3 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और काइनेटिक एनर्जी है, यूनिट क्या होगी दोस्तों, जूल होगी। ठीक है क्या, समझ गए, बताओ आंसर। और ये आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें मैं 4-5 फैक्ट आप लोगों को बताऊंगा। अब तक कितने तत्व ज्ञात कर चुके हैं, तो दोस्तों बेसिकली किसके हिसाब से बोल रहा है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से बोल रहा है ये। तो टोटल जो एलिमेंट्स नोन है वो कितने हैं दोस्तों, बताओ। इसमें से आ जाओ, मैं सारी की सारी एक चीज बताता हूं। देखो अगर हम लोग बात करें, अच्छा ऑप्शन में एक भी नहीं है क्या, अरे ये इसको 118 करो। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक जो तत्व आप लोगों को ज्ञात है वो कितने हो जाएंगे दोस्तों, 118 होंगे। अब एग्जाम में क्या क्या आप लोगों से पूछा जा सकता है, पहले तो मुझे बताओ 118वां जो परमाणु क्रमांक है, जो एटॉमिक नंबर है, वो कौन से एलिमेंट का है, उसका सिंबल क्या है। उसका सिंबल हो जाएगा दोस्तों UUO, और उसका नाम क्या हो जाएगा, यूनियन सेप्टिमियम इसका नाम हो जाएगा। तो अगर आप लोगों से पूछे अंतिम तत्व का नाम क्या है, तो यूनियन सेप्टियम इसका नाम हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों को पता है ये 118 एलिमेंट कुछ आप लोगों को प्रकृति से मिले होंगे, कुछ आर्टिफिशियली बनाए गए हैं। तो अगर आप लोगों से पूछे इसमें से एलिमेंट ऑब्टेन्ड इन नेचर, प्रकृति में कितने तत्व मिले हैं, 94। अगर आप लोगों से बोले आर्टिफिशियली कितने बनाए, 24। क्लियर है क्या। अब दोस्तों जितने भी आप लोग के एलिमेंट्स होते हैं वो या तो मेटल होगा, धातु होगा, या धातु होगा, या उपधातु होगा। तो इसमें से धातु कितने हैं, तो दोस्तों धातु तत्व कितने हैं, 91 है, अधातु कितने हैं, 20 है, और उपधातु कितने 7 है। तो 91 में 20 जोड़ोगे प्लस 7 जोड़ोगे, देख लेना 118 ही आएगा। ठीक है, तो ये सारे आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे। चलो दोस्तों ये क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे, तो आज का मैं शेड्यूल बता देता हूं, आज का क्या शेड्यूल होने वाला है बता दूं। देखिए दोस्तों अभी 1 बजे मैं मिलूंगा अनअकैडमी पर, ठीक है, फ्री क्लास है। इसके बाद में दोस्तों दोपहर 3 बजे हम लोग क्या करने वाले हैं, आप लोग सभी जानते हैं कि अभी कोंकण रेलवे टेक्नीशियन का पेपर हुआ है, तो उसमें साइंस में दोस्तों 20 क्वेश्चन आते हैं। तो वो जो क्वेश्चंस आए वो मैं आप लोगों को एनालिसिस करवाने वाला हूं, और ध्यान आप लोग रखेंगे, ये सेशन को जरूर अटेंड करेंगे, आपको पता पड़ेगा साइंस में किस प्रकार से क्वेश्चन आप लोग के आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आज शाम को 5 बजे पिछले 2 दिन में जो भी एनटीपीसी में साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। समझ गए क्या। कल सुबह 9:30 बजे मैं आप लोगों को क्या करवाने वाला हूं, एनिमल किंगडम की एक लंबी क्लास लेने वाला हूं। पूरा का पूरा एनिमल किंगडम में आप लोगों को एक क्लास में करवा दूंगा। इतनी सी बात समझ गए क्या। डाउट होता है ना सर ये पॉरीफेरा क्या होता है, सिलेंट्रेटा, मैमल्स, रेप्टाइल, सर बहुत कंफ्यूज होता है। ये छिपकली को क्या बोलूंगा मैं, ये वेल को मैमल्स क्यों बोलते हैं, इसको फिश क्यों नहीं बोलते, बहुत कंफ्यूजन रहता है ना दोस्तों एनिमल किंगडम में। तो कल सुबह 9:30 बजे मैं आप लोगों को एनिमल किंगडम पूरा करवा दूंगा, एक है ना, पूरी क्लास ले लेंगे बड़ी से। तो ये आप लोग के, और जितनी भी क्लास हुए दोस्तों आप लोग जरूर देखना, और कुछ छोटे छोटे वीडियो भी अगर मैं बनाऊंगा तो मैं आप लोग के लिए बना दूंगा। ठीक है, ओके दोस्तों, चलिए तो मिलते हैं हम लोग कितने बजे, हम लोग मिलेंगे दोस्तों, आज बता दूं मैं
कितने बजे क्लास होगी? ये होगी दोस्तों दोपहर 3 बजे। आज दोपहर 3 बजे जो भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए ना कोंकण रेलवे में, मैं ये आप लोगों को बता दूंगा। और दोस्तों आप लोग अपने पेपर इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दे जब भी आपका एनटीपीसी का पेपर हो, और दोपहर 1 बजे हम लोग मिलते हैं अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेज में। ठीक है, इसके लिए क्या करना है दोस्तों, ये आप लोगों को अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे जाना है दोस्तों, मेरा नाम सर्च करना है, मुझे फॉलो कर ले। गोल आप लोगों से पूछे तो एसएससी एग्जाम्स के स्पेशल क्लासेज के सेक्शन में आप लोगों को मिलेगा। नए स्टूडेंट हो तो कोड आप लोगों से पूछा था, कोड आप लोग डाल लीजिएगा नीरज 11। ठीक है, और दोस्तों आप लोग अगर अपनी एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, CGL, CHSL, CPO, तो आप लोगों के दोस्तों कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है अनअकैडमी पर। आप लोग जुड़ के देखिए, शानदार कंटेंट, शानदार टीम आप लोगों को सारे मिलेंगे। सारे कोर्स आप लोगों को एक सब्सक्रिप्शन मिलेंगे, एजुकेटर से सीधे इंटरेक्ट कर सकते हो। टेट सीरीज भी आपको मिलेगी, हर क्लास की आपको PDF मिलेगी। तो एसएससी एग्जाम्स का गेट सब्सक्रिप्शन करें दोस्तों, 24 महीने का 7800 का है, रेफरल कोड लगाओगे नीरज 11, तो दोस्तों ये 7020 का पड़ जाएगा 24 महीने का। 2 साल का 5850 का पड़ जाएगा। रेलवे की बात करें तो दोस्तों 24 महीने का मात्र 3600 का है, रेफरल कोड लगाओगे नीरज 11 तो ये आपका 3240 का पड़ जाएगा। ठीक है सर, 1 PM होगी नहीं होगी? क्यों नहीं होगी, कल भी हुई थी, रोज होती है, आज भी होगी। ठीक है, 3 PM कहां पर होगा? यहीं पर होगा, यूट्यूब पर होगा, वाईफाई स्टडी यूट्यूब पर ही होगा। ठीक है, बाकी की चर्चा करते हैं दोस्तों दोपहर 1 बजे क्लास में मिलते हैं वहां पर। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।